मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने क्या क्या किया है? लास्ट क्लास हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट तक क्या था। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से सिंकिंग फंड। यस, आपको याद तो है ना हमने क्या क्या किया है? हमने एन्युटी में बहुत कुछ कर लिया अभी तक। हमने एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू क्या है, हमने प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिसका फ्यूचर वैल्यू होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू भी होगा, ये सब चीज़ हमने समझ लिया था। अब कुछ बच्चों की मुझे जो फीडबैक मिली है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इतना कुछ याद कैसे रखे। ऑब्वियसली देखो, जिन लोगों के लिए ये टॉपिक नया है उनको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा एक बार में सब कुछ याद करने के लिए। एंड ऐसा है भी नहीं कि आपको आज के आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको आज के आज सब कुछ याद हो जाएगा एंड आप एग्जाम देने चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के पहले मेक श्योर कि योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यू पीपल हैव वीडियोज़, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास वीडियोस है, आप उसको फिर से देख सकते हो। नहीं समझ में आया फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेने से प्रोसेस अगर आपका करेक्ट है तो आपका सम्स भी तो राइट ही होगा, आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। व्हाट वी नो इज़ हमारा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ MCQ। MCQ अगर है तो हमें पेपर नहीं छूटना चाहिए। हमारा MCQ है तो बस आंसर निकालना है हमें, ठीक है। आंसर कैसे निकलेगा, बस कुछ भी थोड़ी ना करोगे। कॉन्सेप्ट पता है किस तरीके से करना है वो पता है, जस्ट टेक द कैलकुलेटर, डू इट एंड मार्क द आंसर। एक एक स्टेप हमें करके नहीं दिखाना है, ठीक है। जब एक एक स्टेप करके दिखाना होता है तो घसीटना पड़ता है कि हाँ ये मुझे पता है कि फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप इज़ वेरी इजी बट आई नीड टू राइट द सेकेंड स्टेप। बट MCQ है, इट्स ऑल ऑन यू। छोटा सा साइड में रफ वर्क करना है, कैलकुलेटर पे अपना हाथ सेट करना है एंड हमें आंसर निकाल के देना है। बात सही है। तो यही चीज़ हमें अभी इसके आगे भी हम लोग जब करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि कैलकुलेटर पे हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। पावर जब करते हैं, जैसे अगर सपोज 1 प्लस 0.1 का पावर 10 निकालना है, 1 प्लस 0.1 का अगर पावर 10 निकालना है तो 1 प्लस 0.1 इज 1.1। उसको बैठ के कैलकुलेटर में थोड़ी करोगे, इतना तो मेंटल मैथ्स करना चाहिए आपको। 1.1 इंटू 1.1 जब कैलकुलेटर में करते हो, 1.1 इंटू 1.1 करते हो तो आता है 1.21। तो दिस इज व्हाट 1.1 का स्क्वायर इंडिसेस में किया है। 1.1 इंटू 1.1 इज 1.1 का स्क्वायर। अब इंटू 1.1 इंटू 1.1 थोड़ी ना प्रेस करोगे बेवकूफ़ों की तरह 10 बार, नहीं। अब बस इक्वल टू को एक एक बार और चलाते जाओगे तो वो अपने आप 1.1 इंटू करते जाएगा। यस, इक्वल टू प्रेस करने से आपका इंटू 1.1 वाला इरिटेशन चला जाएगा। बस अब कैलकुलेटर पे इक्वल टू प्रेस करते जाओ और उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से उसको ऐड करके अपना आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये सब स्मार्टनेस अब आपको लगानी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूटने का चांसेस है। अगर इफ यू आर मेसिंग अप विद योर कैलकुलेटर ओनली, एग्जाम में वही समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे करना है, तो देखो पेपर भी छूटेगा प्लस आपका एग्जाम कैसा जाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। बट इसको पहले से ही आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस का तो ऐसा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, LMS में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एंड डू नॉट वरी, आपको एक एक सम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग जब हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद जब जितना टाइम बचेगा हम उसमें ट्राई करेंगे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपके साथ बैठ के करें, प्लस हम आपको हर एक सम का सोल्यूशन भी भेज देंगे, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट द सोल्यूशन। ये देखो कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ये सब कर लिया है, अब हम आते हैं सिंकिंग फंड पे। देखो ये सब ऐसा है ना कि दीज आर नथिंग वेरी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि एन्युटी में बहुत ज़्यादा चीज़ है, एन्युटी में ये भी है ये भी है, अब सिंकिंग फंड नया है, ऐसा कुछ नहीं है। एन्युटी का मतलब क्या, जब पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, इस सब का बेस यही है। तो अब कौन कौन से और कॉन्सेप्ट्स है जो इसी को अपना बेस मान के कैलकुलेशन करते हैं, उसी के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंकिंग फंड इज नॉट समथिंग डिफरेंट,
ठीक है, या कुछ एड ऑन नहीं है एन्युटी में, अब ये भी कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब एन्युटी में जो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, अब इसी को बेस बना के और कहाँ कहाँ पे इस टाइप का इंटरेस्ट का पेमेंट्स और कैश फ्लोज ये सब का और कहाँ यूज आता है, बस वही है अब। ठीक है, तो सिंकिंग फंड क्या है? सिंकिंग फंड का मतलब कि जब आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हो, इट्स लाइक आपको ये नहीं पता कि आपको कितने पैसे सेव करने, बट आपको ये पता है कि मुझे 4 साल बाद इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। यस, तो सपोज मुझे पता है कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, उसकी कीमत है 15 लाख रुपए। फाइन, मुझे पता है कि 4 साल में अगर मैं और थोड़ा इतना ये सब मेहनत करूं तो 4 साल में मैं ये 15 लाख की गाड़ी खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे सेव अभी से कितना करना चाहिए कि 4 साल के एंड पे मुझे 15 लाख रुपए मिल जाए। अब आप बोलोगे मैम ये तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे मुझे कि 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स और 4 ईयर्स के 12 मंथ्स, तो आपको पता चल जाएगा हर महीने आपको कितने सेव करने हैं। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, 15 lakhs divided by 4 12 is 48, 31250। अब आप मुझे बोलोगे 31250 हर महीने सेव कर लीजिए, 4 साल बाद, आज से ठीक 4 साल बाद आपके पास 15 लाख रुपए रेडी हो जाएंगे। कितने बच्चे मेरे इस कैलकुलेशन से अग्री करते हैं? मुझे ये जवाब दे दीजिए अभी, कितने बच्चे अग्री करते हैं? जितने भी बच्चे अग्री करते हैं उन्होंने अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझा। जितने भी बच्चे अग्री करते हैं आप सब गलत है। जी हाँ, ये कैलकुलेशन तो सही है, बट जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं जो ये पैसे हैं इसको जमा करके पिगी बैंक में डालूंगी या बैंक के लॉकर में, बैंक के लॉकर नहीं, मैं अपने अलमारी के लॉकर में रखूंगी। नहीं, हम सबको ये बात पता है कि हम जितने भी पैसे सेव करते हैं या हमारे पास जितने भी पैसे हैं उसको हम अगर डिपॉजिट करें तो हमें बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो मेरा पैसा तो खुद अपने आप ही भरता है ना। अब बच्चे को बड़ा करना हो तो उसको तो खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, लेकिन पैसे को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। पैसे को अगर बड़ा करना है तो जाके उसको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करा दीजिए, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिल जाता है, तो हम क्यों अपने अलमारी के लॉकर में रख के उसको बड़ा ना होने दें। तो ये बात तो हम सबको पता है, और बीइंग सीए स्टूडेंट्स हमें तो एकदम मतलब इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि 1 रुपया भी मेरा ऐसे पड़ा नहीं रहना चाहिए, हर रुपया अपने आप में बढ़ना चाहिए, हर रुपये को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो अब हर महीना अगर मैं 31,250 मैं अपने बैंक के अपने अलमारी में जमा करूं तो 4 साल बाद 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूं, वहां पे तो मेरा पैसा बच रहा है, सेव हो रहा है, प्लस बैंक वाला मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। साल का 6%, 7%, 8% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आगे चल के 4 साल बाद मुझे 15 लाख रुपए थोड़ी, उससे तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन इन एनविटी ऑल्सो, कि हर महीने कुछ मनी सेव करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के बड़ा पैसा मिलता है। ठीक है, तो अब सिंकिंग फंड में भी यही होगा। अगर मुझे 15 लाख रुपए चाहिए ना, 15 लाख रुपए मुझे 4 साल में चाहिए, तो आई हैव इंक्लूडेड द इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन माई डिपॉजिट्स, जिससे कि टोटल से मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब मैं अगर सपोज से 30,000 में अगर सेव करके बैंक में डालूं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एड ऑन होगा, उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना कि जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे मिला उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड करके फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा पैसा तो बढ़ेगा ना। तो 15 लाख से तो मेरा रुपया ऊपर चला जाएगा। तो अब मुझे आपको बताने हैं कि कितने रुपए मैं सेव करूं, कितने रुपए मैं सेव करूं कि मेरे को 4 साल बाद 15 लाख रुपए मिलेंगे, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है, तो मेरे पास सेव करने का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हुआ ना। हाँ, क्योंकि मैं जितने पैसे जमा करूंगी उसके ऊपर मेरे को और इंटरेस्ट मिला के 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो 31,250 का हमने जो पेमेंट निकाला, उससे कम पेमेंट मुझे हर महीने या हर 6 महीने जो भी है वो मुझे अभी पता चल जाएगा कैसा सम आएगा। अगर मुझे महीने का करना है तो हर महीने मुझे इससे थोड़े कम रुपए जमा करने हैं। ठीक है, तो सिंकिंग फंड का यही मतलब है कि अगर कुछ टाइम बाद मुझे कुछ इतने रुपए चाहिए और इसके ऊपर मुझे सो एंड सो इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे आज से कितने रुपए स्टार्ट कर देने हैं पेमेंट करना। ठीक है, तो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर। देखो मैंने जो बोला ना कि सिंकिंग फंड इज नॉट समथिंग डिफरेंट देन एन्युटी।
सिंकिंग फंड इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस कि अच्छा यहाँ पर भी एन्युटी का एक एप्लीकेशन लगता है. It is the fund credited for a specific purpose. This should be created by way of sequence of periodic payments. Sequence है, periodic payments है. Periodic payments मतलब पेमेंट हर साल है या हर 6 मंथ है या हर क्वार्टरली, वो सेम रहना चाहिए. ओवर अ टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, पता है हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड. एवरी पीरियड मतलब वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है. साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंप्यूटेड. अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है. फॉर्मूला तो चलो इन्होंने दिया है, बट फॉर्मूला की पता दरकार नहीं है. क्यों दरकार नहीं है? हमने जो ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूलाज पढ़े ना, उनमें से यूज कर लेंगे हम लोग. एक हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पढ़ा है ना. हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पढ़ा है कि अगर हम लोग इतना इतना पेमेंट हर महीने या हर क्वार्टरली करें तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, तो वही चीज़ अगर उसी का फॉर्मूला हम यूज़ कर लें और हम बोलें कि जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आज का जो पेमेंट्स है, एक बार उसको पी लेते हैं, इनटू जो भी उसका फॉर्मूला है. हाँ, तो अब इसके जगह मुझे पता है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए और मुझे ये नहीं पता है कि मुझे आज से कितना पेमेंट स्टार्ट करना है. तो इसी फॉर्मूला को यूज़ किया तो मैं यहाँ इसको निकाल सकती हूँ. हाँ, तो फॉर्मूला में बस खाली ये दिया है, मुझे ये नहीं दिया है. तो अब ये यूज़ करके इस फॉर्मूला में वी विल टेक आउट द पेमेंट दैट इज रिक्वायर्ड. तो वाई गो फॉर अनदर न्यू फॉर्मूला. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है फ्यूचर वैल्यू का कि हर महीने अगर हम कुछ पेमेंट्स करें तो फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू मुझे मिलेगी. और अभी जो सिंकिंग फंड करे उसमें क्या है, उसमें ये है कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और आपको बताने कि अभी से मुझे कितना पेमेंट करना है कि फ्यूचर वैल्यू इतना मुझे मिल जाए. तो उसकी फॉर्मूला यूज करेंगे. वाई विल वी गो फॉर अ न्यू फॉर्मूला. ठीक है, फाइन, सिंकिंग फंड इज डन. एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर. फाइन, तो इसमें एनुअल पेमेंट्स है. सो एज टू अक्यूमुलेट ₹3 lakhs. तो ये मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years if interest is compounded annually at 10%. अच्छा बताओ, 10 साल तक पेमेंट करना है और एनुअल पेमेंट करना है, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना है? 10 साल एवरी ईयर पेमेंट, तो 10 पेमेंट्स ना. इसमें तो सोचने वाला बात ही नहीं था. ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है मैम. ओके, तो बताओ 3 लाख है मेरा फ्यूचर वैल्यू, टाइम है मेरा 10 years और मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%, दैट इज ऑल्सो 0.1. ठीक है, 0.1 है ना. हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार डिवाइड करते हैं ना, जब कन्वर्जन पीरियड्स जो होते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाय होगा या नहीं होगा? डिवाइड बाय 2, 3, 4, 12 कुछ भी होगा क्या? नहीं. 2 कब होता है, जब सेमी एनुअल पेमेंट्स होते हैं. 4 कब होता है, जब क्वार्टरली होते हैं. और मंथली होता है तब 12 होता है. यहाँ तो एनुअल पेमेंट है ना, इन्वेस्टेड एवरी ईयर है, तो रेट एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, तो फॉर्मूला में आते हैं जब हमारा वाला, तो हमने क्या बोला था कि फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, तो वही यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू को डिनोट कर रहा है ये. ए यहाँ पर क्या है, जो हमें पीरियोडिक पेमेंट्स करने हैं. ठीक है, तो इसकी जगह अगर आप पी भी लिखते हो इस जगह में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो अभी के लिए ए n, i is future value here and this a is हमारा जो एवरी मंथ का पेमेंट है. ठीक है, तो जो आंसर है वो है 3 लाख, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है. और ये ए क्या है, जो हमें हर ईयर इन्वेस्ट करने, वो जो मुझे नहीं पता. फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट है, 1 + i to the power n - 1 डिवाइडेड बाई i. अब इसके अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज और इसका आंसर निकालेंगे. ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है. तो ये अंदर का पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा, 1 + i कितना है, 0.1 टू द पावर क्या है, टू द पावर है n कितना है, 10 years -1 डिवाइडेड बाय 0.1. चलो इसका आंसर निकालो, कैलकुलेटर लो.
1 प्लस 0.1 इज 1.1, ये कैलकुलेटर में नहीं करना है। अब 1.1 इंटू 1.1 करना है 10 बार, तो इंटू 1.1 किया मैंने, तो 2 बार हो गया इक्वल टू देने से। अब इक्वल टू दे के हम लोग काउंट करेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आते हैं, मैं छोड़ दूंगी उसको, ठीक है। अब क्या लिखा है, 2.5937 माइनस 1 बाई 0.1। चलो अब इसको आप खुद सॉल्व करो, मेरा वेट करने की तो अब ज़रूरत नहीं है। 1.5937 divided by 0.1, this is 15.9374, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया, इस पार्ट का आंसर आ गया, इस पार्ट का। इसको दूसरे इंक से लिखते हैं, इस पार्ट का आंसर मिल गया हमें। चलो इसको मैं रब कर दे रही हूँ। चलो तो 3 lakhs इज इक्वल टू ए इंटू, ये ए क्या है, ये ए, ये 3 lakhs नहीं, ये जो हमें पीरियोडिक पेमेंट करना है, इंटू मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 15.9374, 15.9374, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कर लो 3 lakhs डिवाइडेड बाय 15.9374, तो वी गेट 18823.64। तो आपको आंसर एग्जैक्टली ऐसे भी दे सकता है, 0.65 या 63 इस टाइप का आंसर है, तो घबराना मत। वो राउंड ऑफ्स की वजह से वो जो आप कैलकुलेटर में कुछ डेसिमल प्लेसेस छोड़ देते हैं उसकी वजह से भी 0.001 या 0.1 का डिफरेंस आ सकता है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसको हो सकता है आपको आंसर में ये ऐसे भी मिले, ठीक है, तो एक ही बात है। तो देख लो हमारा आंसर 0.64 आया, इनका 0.62 आया, दिस इज बिकॉज हमने 4 प्लेसेस लिया, इन्होंने 6 प्लेसेस लिया, तो दिस इज नॉट टू बी वरीड अबाउट। तो ये हमारा आ गया पीरियोडिक पेमेंट। तो सिंकिंग फंड यही है, सिंकिंग फंड में हमें बोल दिया जाएगा कि इतना रुपया मुझे इतने साल के बाद चाहिए, तो मुझे अभी से या मुझे हर महीने या हर साल या 6 मंथ में कितने पैसे जमा करने हैं, और मेरे को इसका इंटरेस्ट रेट भी दे देगा। तो हम लोग क्यों किसी नए फॉर्मूला में जाएंगे, हम लोग एन्युटी रेगुलर का जो फ्यूचर वाली का फॉर्मूला है विच इज दिस वन, ये हम लोग यूज करेंगे। फिर से देख लो इसको, दिस इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए, ये वाला ए है जो हमें पीरियोडिक पेमेंट करना है, और ये तो हमारा फॉर्मूला का पार्ट है, दिस इज 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो दिस वाज आवर सिंकिंग फंड। अभी एप्लीकेशंस, जैसे मैंने बोला कि ये सब एप्लीकेशंस है, एनवीटी के और एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। मैम इतना ज़्यादा एनवीटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या हुआ, पढ़ लो ना, ये बहुत काम आएगा, पता है, ये सब चीज़ें एक्चुअल में आपको काम आएगी। एनवीटी एक ऐसा चीज़ है, ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें है ना, जब आप लोग सीए बन जाओगे तो आप लोग को इसका बहुत यूज़ आएगा, ठीक है, तभी एप्लीकेशंस कराया जा रहा है। स्कूल में तो क्या था कि चलो हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आगे कहाँ काम आएगा पता ही नहीं है। बट यहाँ पर देखो, अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अभी तक कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सब काम किधर आते हैं। आप लोगों को तो आगे कॉमर्स फील्ड में रहना है, आप लोगों को आगे दूसरे के बैलेंस शीट साइन करने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ना लोग काम कैसे करते हैं। आप लोगों में से कितने जन सीए बनोगे बैंक्स के, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो बैंक के अगर आप सीए हो तो आपको तो पता होना चाहिए ना बैंक किस तरह से इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, किस तरह से कैलकुलेशन क्या है उसने। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन चेक करने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तो बैलेंस शीट पे साइन करोगे। हाँ, तो चेक करने के लिए तो आना भी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा शांति मन से इसको समझने का ट्राई करो कि आगे चल के आपको यही काम करना है, ठीक है। तो उसको उस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई नो अभी बहुत ज़्यादा शायद लोड हो रहा है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन सम डेली अगर प्रैक्टिस करते हो एनवीटी का, तो दैट्स इनफ। जो बुक में एक्सरसाइजेस है उसको कर लोगे, इनफ है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एप्लीकेशंस ऑफ एनवीटी। एप्लीकेशन ऑफ एनवीटी में चलना है, तो पहला एप्लीकेशन जो हमें दिया गया है वो है लीजिंग।
व्हाट इज लीजिंग? कभी सुना है आप लोगों ने अपने मम्मी पापा या अपने आसपास में किसी से कि ये लैंड लीज पे लिया हुआ है, ये ऑफिस लीज पे लिया हुआ है, ये घर लीज पे लिया हुआ है? जनरली फैक्ट्रीज होते हैं, पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिस प्लेसेस होते हैं, ये सब लीज पे मिलते हैं। तो लीज का क्या मतलब है? रेंट का तो पता है कि हाँ, रेंट देने, भाड़ा वाला घर होता है, भाड़ा वाला ऑफिस होता है कि उसको यूज कर रहे हैं, महीने के महीने भाड़ा दे रहे हैं। तो लीज क्या होता है? लीज एक्चुअली ना, मतलब देखा जाए तो देखो, रेंट में और लीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क है। बट क्या फर्क है वो मैं आपको बताती हूँ। लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट, ठीक है, चलो हम लोग एक ओनर ले लेते हैं, तो बहुत ही गंदा सा हम लोग ड्राइंग बनाएंगे अभी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट चलो एक आदमी बना लो इधर, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए, मुंह पे नाम लिखा हुआ है हाँ, और एक हम बना लेते हैं बी, ठीक है। इसके पास एक से कार है, या चलो कार लेते हैं, या फिर एक ऑफिस स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है ओनर ऑफ द एसेट ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वील कॉल हिम एज द लेसर, ठीक है। अगर ये लोग का लीज का कुछ बात हो रहा है तो ये जो ओनर होता है वो लेसर होता है। लेसर मतलब वैसे लेसर नहीं, लेसर इज LESSER, जो किसी से कम वाला लेसर होता है। ये LESSOR है, इसका मतलब जो लीज पे दे रहा है। अलाउज द यूजर ऑफ द एसेट, दैट इज लेसी, मतलब ये तो इसका ओनर है। अब सपोज किसी ने बाद में लोग ने आपस में कोई लीज का अग्रीमेंट किया है और इसने इसको दे दिया है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजर ऑफ द एसेट, जो होगा लेसई। टू यूज द एसेट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन दोनों की बात हुई है कि चल 10 साल के लिए ये तेरा, तो वो हो गया लीज पीरियड 10 साल। फॉर अ कंसिडरेशन, और वी कैन से लीज रेंटल पेबल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यस। तो ये उससे लीज रेंटल लेगा, ये उससे भाड़ा लेगा और बोलेगा चल 10 साल के लिए ये तेरा। दिस इज काइंड ऑफ टेकिंग एन एसेट ऑन रेंट। हाउ कैन वी डिसाइड वेदर a lease agreement is favorable to lessor or lessee? It can be seen by the following example. तो मैंने आपको भी क्या बताया कि इट्स काइंड ऑफ कि जैसे रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो मैम लीज में और रेंट में फिर फर्क क्या हुआ? देखो लीज पे और रेंट पे ये फर्क है ना कि रेंट तो हो गया कि चलो मेरी गाड़ी ले लो 2 महीने के लिए, भाड़ा दे देना मेरे को उस गाड़ी का, ठीक है, वापस मैं गाड़ी तुमसे ले लूंगी, ठीक है। तो आपने मेरे को 2 महीने का चलो 5-5 हज़ार रुपये करके 10 हज़ार रुपये मैंने आपको भाड़ा में दे दिया। बट लीज जो होता है वो इतनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। लीज का मतलब हुआ लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे देना, 10 साल 20 साल, लोग 50-50 साल की लीज ऑफिस में काम करते हैं। तो लीज ऑफिस उनको फिर अपने जैसे ही लग जाते हैं, 50-50 साल से उनके दादा पापा सब यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो लीज में और रेंट में जो मेन फर्क है दैट्स कि रेंट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे किसी को देना, लीज इज लाइक लॉन्ग टर्म के लिए देना, ठीक है। तो फिर आगे आप अभी तो चलो आप सीए इसमें हो, फाउंडेशन में हो, तो आपको इतना नॉलेज काफ़ी है। जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना तो आपको लीज अग्रीमेंट्स के कैसे अकाउंटिंग होते हैं, हायर परचेज क्या होता है, रेंटल अग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं दूंगी इतना कुछ बता के, बट आप इतना समझ लो कि लीज इज काइंड ऑफ रेंट, बट लीज इज फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड रेंट इज फॉर शॉर्टर पीरियड्स, ठीक है। ओके, तो हाउ कैन वी डिसाइड whether a lease agreement is favorable to lessor or lessee? It can be seen with the following example. तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर सपोज लीज अग्रीमेंट ले रहे हो किसी के लिए 5 साल किसी से 5 साल के लिए अपना कोई ऑफिस प्रॉपर्टी ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या वो नहीं है? लीज का मतलब क्या? लीज का मतलब कि हर महीने आप उसको रेंट दोगे, हर महीने, या जैसे भी उसने बोला होगा कि मेरे को क्वार्टरली रेंट चाहिए, तो आपने अगर कुछ भी पेमेंट्स उसको कर रहे हो, तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा था ना अपने टाइम वैल्यू के एकदम स्टार्टिंग में, कि अगर वो पैसे को मैं इसको ना दे के मैं अगर उसको बैंक में रखूँ तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा,
ठीक है, तो वो पैसा पे लीज पे लेने में कोई फायदा लिटरली है या नहीं है, या फिर अगर दो लोग मुझे लीज पेमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, लीज पे प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं, तो मैं किसका वाला लूँ? हो सकता है ये मेरे को इतना पैसा मांग रहा है, ये मेरे को इतना पैसा मांग रहा है, उस पर इतना इंटरेस्ट मेरे को मिल सकता है, क्या कौन सा बेटर है? ठीक है, तो लीज का किस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा ऑफर बेटर है, या फिर मतलब आप किसी को दे रहे हो लीज पे या आप किसी से ले रहे हो, दोनों में किस कौन सा टाइप का लीज बेटर है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें एन्युटी का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। एग्जांपल क्या है? एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। ठीक है, यहाँ पर लेसर है ना, एबीसी तो लीज करना चाहता है, तो वो ओनर ऑफ द एसेट है, तो ये लेसर है। ठीक है, कॉस्टिंग ₹3,60,000। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड जो लेसर है, ओनर है, उसने 3,60,000 में अपना एक एसेट खरीदा था और वो चाहता है कि वो 5 साल के लिए उसको लीज कर दे। सो हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी खरीदा है, अभी प्रॉपर्टी और भी कहीं 2 जगह खरीद लिया है, तो दूसरा वाला जो है वो काम नहीं आ रहा है, चलो इसको काम नहीं आ रहा तो बंद करके क्या रखेंगे, उसको भाड़े पे लगा देते हैं। पर 5 साल का अग्रीमेंट चाहिए भाई, तो भाड़े पे तो क्या होता है आजकल, रेंटल अग्रीमेंट जो फ्लैट्स के बनते हैं ना, वो जनरली 11 मंथ्स के बनते हैं कि 11 मंथ्स में आपको घर खाली करना है। तो 11 मंथ्स में फिर सामने वाला अगर घर खाली कर देता है तो मेरा तो ये प्रॉपर्टी फिर खाली हो जाएगा। तो मैं अगर इसको 5 साल का लीज पे दूं तो मुझे पता है कि 5 साल तक उसकी भाड़ा मेरे को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। ठीक है, इट हैज अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम। अब आप देख रहे हो एबीसी के लिए खर्चा कितना हो गया था, 3,60,000 में उसने एसेट खरीद लिया था। ठीक है, अब वो 1,05,000 रुपए मांग रहा है पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से क्या समझ में आता है, जल्दी बताओ? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू? एन्युटी रेगुलर है ना, एन्युटी रेगुलर समझ में आता है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड सपोज उसने एस नाम के इंसान को अप्रोच किया है कि तू मेरा ये एसेट ले ले। ठीक है, तो एस को क्या लग रहा है कि चलो 3,60,000 में तो एबीसी को पड़ा था और 1,05,000 ये मेरे से हर महीने मांग रहा है, सॉरी हर साल मांग रहा है। ठीक है, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम, मतलब बैंक वाला 14% इंटरेस्ट देता है, कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। इज दिस अग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? इज दिस अग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? तो यानी हमें कंपनी के हिसाब से ये सम को पढ़ना है कि कंपनी सोच रहा है कि अगर हम 1,05,000 पे हर साल का पेमेंट पे ये एसेट देते हैं 5 साल के लिए, तो क्या मेरे को ये फायदेमंद है, ये कंपनी सोच रहा है। ठीक है, तो कंपनी ऐसा क्यों सोच रहा है? कंपनी ऐसा इसीलिए सोच रहा है क्योंकि अगर वो ये पैसा बैंक में डालता है, ठीक है, अगर वो ये पैसा बैंक में डालता है और उसको ये जो अमाउंट है 3,60,000 उससे ज्यादा मिल जाता है इंटरेस्ट वगैरह मिला के। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। 3,60,000 में मैंने एक एसेट खरीदा है, उसके ऊपर मैं किसी को रेंट या लीज पे, मैं लीज वर्ड यूज करते हैं हम लोग, लीज पे मैं हर साल उसको मैंने किसी को दिया है और लीज पे हर साल मैं पेमेंट्स उससे ले रही हूँ 5 साल तक। ठीक है, अगर वो जो पैसा मुझे लीज के नाम से मिल रहा है उसको मैं बैंक में डिपॉजिट करूँ, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो मिलू के अगर वो मेरे को इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये लीज पे देना बिल्कुल ज़रूरी है। 3,60,000 में तो मैंने एसेट खरीदा है, उससे ज़्यादा तो मेरे को इसके ऊपर रेंट पे लगा के, लीज पे लगा के मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें बिजनेस वाला सेंस लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल देना चाहिए। और अगर मेरे को 3,60,000 रुपए से कमती पैसा मिल रहा है, मतलब मेरे को लीज पे जो वो दे रहा है प्लस उस पर इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के मेरे को 3,60,000 से कम मिल रहा है, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना। मैंने 3,60,000 लगाया भी एसेट के ऊपर, मैंने 5 साल उसको यूज भी नहीं किया, मैंने यूज करने के लिए किसी और अन्य व्यक्ति को दे दिया। ठीक है,
और उसके वो जो मेरे को लीज का पेमेंट दे रहा है उसके ऊपर बैंक में मैंने इंटरेस्ट भी मांग लिया, बैंक में डिपॉजिट करके बैंक वाला जो इंटरेस्ट दे रहा है वो सब मिला के मेरा जो खर्चा पहले लगा था उससे से कम में मिल रहा है। तो यार लीज पे देने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है, उसको अपने कुछ और काम में यूज करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरीके का आपको सम मिलेगा, इसी तरीके का आपको सिचुएशंस मिलेगा कि लीज पे देना जरूरी था या लीज पे देना जरूरी नहीं था। एक मैं आपको आपके सिलेबस के बाहर की बात बताती हूँ, ये सब आप लोग इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ोगे कि ये सब सीए में क्यों ज़रूरी है ये जानना कि अरे लीजिंग पे देना ज़रूरी है कि नहीं है। दिया होगा तो चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, यही तो करना है सीए में। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना, वो लोग कंपनी है बट उनके कोई रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड्स को वो जगह की ज़रूरत थी या वो प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनको ऐसे ही दे दिया, उन्होंने उससे ज़्यादा भाड़े में दे दिया या ज़्यादा पैसे कमा लिए, बट बुक्स में वो लोग टैक्स इवेट करना चाहते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, ठीक है। इन केस वो लोग ऐसा करना चाहे तो वो लोग फिर क्या करते हैं, बुक्स में थोड़ा घपला करते हैं, वो लोग लीज दिखा देंगे, वो लोग कुछ दिखा देंगे। अब सीए का तो काम ही है ये सब डिटेक्ट करना, सीए को तो समझ में आना चाहिए कि नहीं ये तो लीज पे इसको देने का तो कोई ज़रूरत नहीं था, इसका तो इतना रुपया बनता ही नहीं है, इसका तो ओरिजिनल कॉस्ट से ही लीज कमती आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ झोल इसने क्यों दिया फिर, ठीक है। तो सीए का तो यही काम है ना, बुक्स को एकदम चेक करना, देखना कि सब कुछ फेयर एंड जस्ट बना है कि नहीं, तो इसीलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें। ओके तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो एन्युटी वाली हिसाब है ना, है लीज वीज प्रॉपर्टी ये वो है इन सब है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से सोचो, हर साल पेमेंट मिल रहा है 1,05,000 रुपया पर एनम मिल रहा है, उसके ऊपर बैंक वाला 14% इंटरेस्ट दे रहा है, और ये कितने साल के लिए है, ये 5 ईयर पीरियड के लिए। तो क्या निकालना है हमें, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मतलब, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मतलब अगर ये 3,60,000 में मैंने इसको खरीदा है, 5 साल तक वो मुझे 1,05,000 करके पेमेंट करेगा, ऐसे करके 5 साल तक 1,05,000 करके पेमेंट करेगा। तो अगर इसको ऐड करते हैं हम लोग 1,05,000 इंटू 5 करते हैं तो 5,25,000 तो मुझे मिल ही रहा है। हाँ तो ये तो वैसे भी फायदे की डील हो गई। आप बोलोगे नहीं फायदे की डील कैसे हुई, 3,60,000 को मैंने ये एसेट खरीद के नहीं, अगर मैंने बैंक में जमा किया होता तो 5 साल बाद मेरा ये 3,60,000 तो कितना ऊपर चला गया होता, तो उस हिसाब से हमें सोचना है। अच्छा यानी 5 साल बाद जो मुझे ये मिलेगा आज उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि एसेट तो मेरे पास आज खरीदा हुआ है ना, एसेट तो 5 साल बाद नहीं खरीदेंगे हम लोग, पैसे तो मैंने आज लगा दिए एसेट के ऊपर, और कितना लगाया है, 3,60,000 लगाया है। तो ये जो पैसा है जो मुझे 5 साल बाद मिलने वाला है, अब देखो ये वाला तो मैंने खाली इसको ऐड करके निकाला है, बट आपको पता है खाली ऐड करने से नहीं होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, इसके ऊपर सब में इंटरेस्ट लगेगा, उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें आता है, ठीक है। तो वो जो भी XYZ अमाउंट आता है, सपोज ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल इसको ऐड करके खाली लिया है, बट इस पर भी वो जो इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके सपोज हम लोग ले लेते हैं, चलो एक XXX अमाउंट आता है अगर, ठीक है, तो वो अमाउंट का आज का क्या वैल्यू है, ये सब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर में भी किया है और ड्यू में भी किया है, कि अगर 5 साल बाद किसी चीज की वैल्यू इतनी है तो आज उसकी वैल्यू क्या है, आज तो उसकी वैल्यू कम होगी ना, वो सब इंटरेस्ट को हम लोग हटाएंगे तो वो देखना है कि अगर आज उसकी वैल्यू 360 से ज्यादा है, यानी मैंने आज 360 का जो एसेट मेरे लिए आज है और 5 साल तक जो मुझे पेमेंट्स मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस 360 से ज्यादा है, तो मेरे लिए बहुत फायदा है ना, मैंने जो आज मेरा 360 दे के मेरा जो आज का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो 360 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। आप उसको ऐसे कंपेयर कर ही नहीं सकते कि 3,60,000 का मैंने एसेट आज खरीदा है और 5 साल बाद मेरे को 5,25,000 रुपये मिलेंगे, कैसे कंपेयर कर रहे हो, तो 5 लाख ज्यादा हो गए, वो तो 5 साल बाद हुए ना, 5 साल में जो उसका इंटरेस्ट फैक्टर है वो कौन काउंट करेगा, ठीक है। 5 साल तक जो आप उस 360 को यूज नहीं कर पा रहे हो वो कौन काउंट करेगा, ये सब हमने टाइम वैल्यू के एकदम स्टार्टिंग में समझ लिया था, ठीक है। तो हमें दोनों को पहले प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा, 3,60,000 तो प्रेजेंट वैल्यू में है, बाकी 5,25,000 या जो भी एक्स अमाउंट है उसका जो आज प्रेजेंट वैल्यू है
दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मेरे लिए प्रेफरेबल है। तो अगर 360 से मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऊपर आ रहा है पेमेंट्स का, तो इसका मतलब मेरे को लीज पे दे देना चाहिए, और अगर 360 से मेरा कम आ रहा है तो मेरे को फिर नहीं देना चाहिए लीज पे, फिर मैं इसका कुछ और यूज़ करूँगी। समझ में आ गया आप? अब आप बोलोगे मैम ये कैलकुलेशन तो लेसी भी समझेगा, जो मिस्टर एस को ये लोग ने ऑफर किया था वो भी तो ये चीज़ समझ सकते कि अच्छा ये कैलकुलेशन तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, अब उसको ज़रूरत होगी, उसको भी तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा ना, नहीं तो ये क्यों देगा उसको एसेट, इधर का वो 360 का एसेट मिस्टर एस को क्यों देगा अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो मिस्टर एस जो है जिसको भी ऑफर दिया गया है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, और उसको अगर ज़रूरत है, उसको पता है कि हाँ ज़रूरत है, तो वो ये ले लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक फिर से एक रिवीजन कर लेते खाली इस कॉन्सेप्ट का। क्या था कॉन्सेप्ट कि जो ABC लिमिटेड है उन्होंने 360 में एक एसेट आज खरीद लिया है, ठीक है। एक 360 में उनका आज का वैल्यू जो एसेट का 360 है, ठीक है। वो लीज पे देना चाहते हैं, जो भी मिस्टर एस है यहाँ पर वो उनको हर साल के लीज पेमेंट पे 5 साल तक के लीज पेमेंट पे ये एसेट देना चाहते हैं, जिसका पर ईयर का पेमेंट कितना होगा, पर ईयर का पेमेंट होगा 1,05,000 रुपये। तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या ये जो भी पूरा का पूरा प्रपोजल है कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। और वो चीज़ कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि इसका ये जो इतना सारा पेमेंट्स है वो जो उनको मिल रहा है 5 साल तक के लिए, उसका क्या आज के डेट में उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 3,60,000 से ज़्यादा है या उससे कम है। अगर 360 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये लीजिंग का जो भी अफेयर है ये करना कंपनी के लिए ठीक बात है, फ़ायदेमंद बात है। अगर वो 360 से कम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब वो घाटे का सौदा कर रहे हैं, तो उनको घाटे का सौदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन होगा वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। विच एन्युटी, इसमें एन्युटी का पेमेंट क्या है 1,05,000, ठीक है। और ये जो PNI है दैट इज वो जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है 1 + I to the power n-1 by I into 1 + I to the power n. दिस इज व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू V ऑफ द एन्युटी। ये आपने ऊपर भी कर रखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ये वही है, ठीक है। तो उसी का ही फॉर्मूला में वील पुट 1,05,000 जैसे कि पीरियोडिक पेमेंट, और ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। I क्या है, I है आपका 14%, तो 0.14, और n क्या है, n है हमारा 5 years, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, टेक द कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट। 1 + I is 1 + 1,4, 1 + 0.14 is 1.14 5 साल के लिए, तो इंटू 1.14 2 3 4 5 1.9254 -1 इसमें करेंगे तो न्यूमरेटर मिल गया 0.9254 आया। नीचे वाला करो, नीचे वाला +1 into I is 0.14, ये 0 है, ठीक है। 0.2695 5 है तो इसको एक बार राउंड ऑफ करके देते हैं 6, ठीक है। तो 0.9254 डिवाइडेड बाई 0.2696 इंटू क्या करेंगे, इंटू जो हमारा पीरियोडिक पेमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट कितना है 1,05,000। तो हमारा आ रहा है जो आंसर वो आ रहा है, इसको हम लोग ने इंटू किया किससे 1,05,000 से। अब इसका क्या वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 360,411.72। अरे मैम आंसर तो हमारा सेम नहीं आया। ये आंसर हमारा सेम इसलिए नहीं आया बिकॉज हमने यहाँ पर खाली 4 प्लेसेस लिए, अब हम लोग यहाँ पर 6 प्लेसेस 7 प्लेसेस वैसे लेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। बट नेवर माइंड, हमने क्लोजली आंसर कर लिया है, ये खाली राउंड ऑफ की वजह से इतना सा एरर है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब आंसर मिलेगा
तो आप लोग एक बार चेक कर लोगे। इनकेस आपका ये आंसर किसी से मैच नहीं करेगा तो आप लोग इसमें और 2-3 और प्लेसेस लेके जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि जब हम लोग इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग कैलकुलेटर्स यहाँ पर 6-7 प्लेसेस तक लिख के उसके बाद उसको सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में अगर मेंशन है तो उसी में ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसके काफ़ी क्लोज में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस यही है। बाकी आपका जो ये कैलकुलेशन है दिस डज डिपेंड्स ऑन तो आपने कितने नंबर ऑफ प्लेसेस लिए हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने लीजिंग समझ लिया है अब? ओके, तो हमारा जो आंसर आ रहा था बट विच वॉज क्लोज टू दिस 3,64,11 ही अगर हमारा आया तो वो 3,60,000 से ज़्यादा आया है। इसका मतलब आज का जो मेरा एसेट है 3,60,000 का, उसके ऊपर जो मैं लीज वगैरह सब कुछ दे रही हूँ 5 साल के लिए, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आज है वो 360 से ज़्यादा है। भले ही वो 411 रुपये ज़्यादा है बट ज़्यादा तो है, तो इसीलिए हमारा लीज पे देने का जो अग्रीमेंट जो हमने प्लान किया है, डिसीजन लिया है, वो एकदम पक्का है, सही है। तो ये वाला जो अमाउंट है इट इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द असेट एंड कॉन्सिक्वेंटली लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। यस, कंपनी के लिए वो फेवरेबल है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल दिया है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन either by making a full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 12.50. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? पहले देखो यहाँ पर तो डिपॉजिट वगैरह चल रहा था, पेमेंट्स रिसीव का सारा बात हो रहा था, अभी सब पेमेंट देने का बात हो रहा है, बट कैलकुलेशन सेम रहेगा। कल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी के पास एक प्रपोजल आया है कि एक मशीन है, 4,000 उसकी वैल्यू है, 4,000 अभी देके मशीन अभी खरीद लो या फिर 1,250 रुपये देके 4 साल में उसका पेमेंट करके उसको लीज पे ले लो। तो 4 साल देखो, वैसे तो आप सोचोगे तो 4,000 अभी देने से पूरा का पूरा मशीन ही अपना हो गया, पर हो सकता है मशीन की काम मुझे खाली 4 साल के लिए, हो सकता है ना मशीन का काम खाली 4 साल ही है, या फिर 4 साल ही वो मशीन चलेगा, खरीद भी लोगे तो वो 4 साल चलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं सोचना है। 1,250 रुपये अगर साल भर में पेमेंट करूँ, हर साल पेमेंट करूँ 1250 1250 1250 1250 करके, ठीक है, और 14% इंटरेस्ट पे मेरे को वो 1250 मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ तो देखो 4,000 आप बोलोगे 4,000 भी नहीं है क्या कंपनी के पास, तो चला क्यों रहा है कंपनी, इसे सही बात है, बट यहाँ तो शॉर्ट में हमें करके दिया है। हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर ये सपोज 4-4 करोड़ 40 करोड़ 4 मिलियन बिलियंस की बात हो, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो, तब तो वो लोग नहीं ला सकेंगे ना इतने पैसे, तो कंपनी को 14% इंटरेस्ट पे ये 1250 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1250 इसके ऊपर ये वाला जो कंपाउंड है, ये इंटरेस्ट जो मिलता है, इंटरेस्ट यहाँ तो हमें पे करना है क्योंकि यहाँ हम बोरो कर रहे हैं पैसे, तो ये इंटरेस्ट मिला के 4 साल में कितना बनता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये जो 1250 है ये अगर हम हर साल बैंक से उठाए, एक साल में पेमेंट करने के लिए उठाए, सेकेंड ईयर में उठाए, थर्ड ईयर में उठाए, फोर्थ ईयर में उठाए, ठीक है, ये अगर हम पेमेंट उठाए और बैंक मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते रहे, तो फाइनली मेरा कितना उसका बनता है पैसा, वो उसका जो आज प्रेजेंट वैल्यू है, हर साल मैं बैंक से 1,250 रुपये उठा रही हूँ, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो ये सब मिला के उसका जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है वो अगर मेरा 4,000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब तो मैं लोन लेके गलत काम कर रही हूँ ना। अंत में देखा जाए तो आज का जो 4,000 मेरे को इन लोग को देना है, उससे ज़्यादा तो मेरे को बैंक को देना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज का 4,000 से ऊपर है तो, और अगर 4,000 से उसका वैल्यू नीचे है, अगर 4,000 से उसका वैल्यू नीचे है, लोन का वैल्यू नीचे है आज का वैल्यू, तो मेरे लिए बहुत सही बात है ना। 4,000 जो मैं अभी अपने पॉकेट से निकाल के दूंगी वो तो पूरे 4,000 है, और 4,000 से अगर कमती प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है बैंक से लोन लेने का, तो मेरे लिए बैंक से लोन लेना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि क्या ये काम प्रेफरेबल है क्या कंपनी के लिए, अगर वो बैंक से 14% में लोन उठा के उसको दे रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैच करनी है। मैंने अभी आपको क्या बताया, आप ये भी तो सोच सकते हो कि ठीक है 4 साल बाद जो पेमेंट मिलेगा सब कुछ मिला के देख लेते हैं कि कितना मेरा टोटल लगा। नहीं, हमें तो 4,000 अभी देना है ना, 4,000 4 साल बाद नहीं देना है, तो 4,000 आज का वैल्यू है, तो वो जो 4 साल का पेमेंट वगैरह है उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर 4,000 में मेरे को ये अभी मिल रहा है और बैंक से लोन उठाने का 4,000 से ऊपर का मेरा पैसा लग जाएगा आज के दिन, तो मेरा ये चीज़ गलत है, 4,000 दो
मशीन खरीद लो। अगर बैंक से लोन उठा के 4,000 से कमती आ रहा है तो यार मैं क्यों फिर उसको अभी 4,000 में खरीदूं? बैंक से लोन उठाने वाला नाटक कर लेते हैं। हाँ, तो 4,000 की बात है, यहाँ 4 करोड़ की बात होती है तो मेरा तो बहुत नुकसान बच जाएगा, मैं तो बहुत, मेरा पैसा कमती लगेगा। तो मैं फिर ये लीज वाला अग्रीमेंट सेलेक्ट करूंगी, नॉट अभी पेमेंट करने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, फिर वही प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ए इंटू पी एन कॉमा आई। ए क्या है, जो हमारा पीरियोडिक पेमेंट है, दैट इज 1250। यहाँ पर पीरियोडिक पेमेंट नहीं है, यहाँ पर पीरियोडिक बोरोइंग है। और ये वाला वैल्यू कैसे निकालना है तो हमें मालूम ही है, 14% हो जाएगा हमारा 0.14, और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा लीजिंग फॉर 4 years, राइट। अच्छा, एनुअल रेट ऑफ 1250 है ना, तो इसलिए एनुअल पेमेंट है, तो इसमें और बाकी ड्रामा नहीं है। तो अब हम लोग सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला यूज करके और इसमें हम अपना पीरियोडिक बोरोइंग इनटू करके जो आंसर आएगा वो निकालेंगे। तो आंसर निकालना आता है आप लोगों को? चलो, अब आई नॉट इवन गिव यू द प्रोसेस, फटाफट आंसर निकालो और देखो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं। डू इट नाउ, पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। आंसर आया? मेरा आंसर आ रहा है 3640.75 एंड बुक आंसर इज 3642.11। आपका क्या आंसर है आप देख लीजिए, अगर 364240 के आसपास है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो हमें तो खाली ये बताना है कि लीजिंग प्रेफरेबल है कि नहीं। 4,000 से कमती मतलब लीजिंग प्रेफरेबल। बैंक से लोन वोन उठाओ एंड बैंक को पेमेंट जो भी है बोरोइंग करो, उसका प्रेजेंट वैल्यू जो भी सब लेके उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 3642, और मैं अगर आज के आज पेमेंट करूँ तो मेरे को 4,000 पेमेंट करना है, 300-400 रुपए तो बच रहे हैं, तो लीजिंग बिल्कुल प्रेफरेबल है। ठीक है, तो लीजिंग तो हमने समझ लिया। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि बुक में लीजिंग के ऊपर कुछ सम्स है कि नहीं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आपको बहुत हाई फाई सम्स मिलेंगे, बिकॉज ये आपके इंटरमीडिएट में आपको इसके ऊपर अकाउंट्स में भी है और इसका पूरा अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये मे भी आपको फाउंडेशन में इसके ऊपर टेस्ट किया जाए, मे भी ना टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस मत होना, जिस फॉर्मूला वगैरह समझ लेना कि एग्जाम में आता है तो अब मुझे ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4C में देखते हैं इस टाइप का लीज का। लीज का 4C में तो कोई सम नहीं दिख रहा। तो लीज का सम आजन मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप समझ लो कि ये सब में भी एन्युटी के एप्लीकेशंस है। आपने जब एन्युटी इतना पढ़ लिया है, एन्युटी के बारे में इतना समझ लिया है, तो आपको पता होने चाहिए कि ये सब जगह में भी एप्लीकेशन है एन्युटी के। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि लीजिंग में भी एन्युटी का एप्लीकेशन है। तो इसका जो भी थोड़ा बहुत अगर आपको कैलकुलेशन आएगा एग्जाम में तो वो इसी टाइप का ही आएगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये बताना है कि ये प्रेफरेबल है या प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा फर्क आ रहा है राउंड ऑफ की वजह से, 12-12 रुपये, 13 रुपये, 100 रुपये, इस टाइप के फर्क आ रहे हैं, पर ये ओनली बिकॉज ऑफ आपका राउंडिंग ऑफ का इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, बट और कोई बात नहीं है। तो आपको इतना डीप कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा पॉइंट का फर्क का आंसर्स आपको नहीं मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, इंस्टीट्यूट खाली ये देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, आपको ये पता है कि नहीं कि 4,000 से ऊपर का प्रेफरेबल है कि 4,000 के नीचे का प्रेफरेबल है। ठीक है, तो लीजिंग इज इतना ही, अभी आपको लीजिंग के बारे में इतना ही पता रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सीए आप बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या डिसीजंस ले रहा है, क्यों ले रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब परचेजिंग एन एसेट विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लोज ऑफ मनी टुडे। करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने अकाउंट्स में पढ़ा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या? एसेट्स को खरीदना। ठीक है, परचेजिंग एन एसेट, अगर आज मैं एसेट को परचेज कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ पैसे अभी निकाल रही हूँ पॉकेट से। पॉकेट मतलब मेरे पॉकेट से नहीं, कंपनी अपने पॉकेट से निकाले, कंपनी अपने लॉकर से, कैश से, बैंक से पेमेंट कर रहा है टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट्स, दैट इज कैश इनफ्लो। एसेट का डेफिनेशन क्या है?
एसेट का डेफिनेशन मतलब जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे, यही बात है। आज अगर हम लोग मशीन को एसेट क्यों बोलते हैं, हम लोग मशीन को फिक्स्ड एसेट क्यों बोलते हैं, मशीन को हम लोग एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें 1 साल से ऊपर का, वो हमें 1 साल से ज़्यादा वो हमें बेनिफिट देगा। मशीन अगर मैं बिठाऊँ अपने फैक्ट्री में तो 1 साल से ज़्यादा मुझे बेनिफिट देगा। 5 साल, 10 साल, 15 ईयर्स जो भी उसकी लाइफ होगी वो 1 साल से ज़्यादा की लाइफ होगी, ठीक है। तो अगर आज मैं मशीन के ऊपर कुछ रुपए खर्चा करूँ तो वो मुझे हर साल कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। अब वो बेनिफिट कितने रुपए का होगा, ठीक है। हर चीज़ का बेनिफिट मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग निकालेंगे। आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना कि इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। हम लोग का इमोशनल ट्रांजैक्शंस, मतलब इमोशनल तो ट्रांजैक्शंस होते नहीं है, कुछ भी इमोशनल या जो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है वो बुक्स में नहीं आता। तो एवरीथिंग हैज टू बी मॉनिटरी। तो अगर हम आज मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, हम आज मशीन खरीद रहे हैं तो उसका किस किस सोच पे हम वो मशीन खरीद रहे हैं कि आज अगर मैं उस मशीन पे 10 लाख रुपए लगा रही हूँ तो क्या वो 5 साल की लाइफ में मुझे 10 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट देगा, तभी तो खरीदेंगे ना। नहीं तो क्यों खरीदेंगे? 10 लाख रुपए मेरे पास थोड़ी ना ऐसे ही पड़े हुए हैं कि चलो मशीन खरीद लेते, लॉस में चलाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। सब क्या सोचते हैं? सब यही सोचते हैं कि अगर वो 10 लाख का मैं मशीनरी खरीद रही हूँ और 5 साल तक वो यूज़ करूँगी तो वो मुझे 10 साल से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा का इनफ्लो लाके देगा, ठीक है। विच वुड फ्लो अक्रॉस द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। For taking investment decision, we compare the present value of cash outflow and present value of cash inflows. यहाँ पर वही present value का application आ गया। present value का यहाँ क्या application आया कि अगर वो मशीन मेरे को अभी खरीदना है 10 लाख रुपए में और वो मशीन मेरे को 5 साल में, वो मुझे 5 साल में से 1.5 वो ले लेते हैं, चलो 2.5 लाख रुपए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मुझे 10 लाख में मशीन खरीदना है, वो 5 साल चलेगा, ठीक है, और वो 5 साल में मेरे को 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो देगा, ठीक है। वो मुझे 2.5 लाख का इनफ्लो देगा। तो आप तो तुरंत क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, 2.5 इंटू 5 करोगे तो 12,50,000 तो ऐसे भी दे रहा है, तो वैसे भी फायदेमंद है। हाँ वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन इस 10 लाख पे इंटरेस्ट भी तो बनता है, तो इन सब पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो सब कैलकुलेट वगैरह करके, इसको कैलकुलेट करके, इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, जो इसका इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, सब कुछ का आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसको 10 लाख से कंपेयर करेंगे। तो देखा जाए तो लीजिंग वाला ही चीज़ हो गया कि इसको भी इससे कंपेयर करेंगे। अगर 10 लाख से ऊपर का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट एकदम सही है। अगर 10 लाख से नीचे का आ रहा है तो 10 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करो, गधे हो गया मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखा है कि इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मतलब जो इनफ्लो आ रहा है 5 साल में जो आएगा वो अगर मेरा 10 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, नहीं जो आएगा उसका कलेक्टिवली फ्यूचर वैल्यू नहीं बोल रही, वो तो ज्यादा आएगा ही, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू जो है, वो आज का वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10 लाख से कंपेयर करेंगे। 10 लाख तो आज देने ना, 5 साल बाद नहीं देने, हमेशा इस तरह से सोचोगे। 10 लाख रुपए जो आज देने मुझे मशीनरी में, वो तो मैं मुझको आज देने ना, खरीदना तो आज है, वो तो 5 साल बाद नहीं खरीदना, तो वो तो आज की वैल्यू है। तो उसको जो कंपैरिजन भी करेंगे वो आज की वैल्यू से करेंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज जो आज का है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो अगर ये उससे ज्यादा है तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही है, उसको खरीद लो। इफ प्रेजेंट वैल्यू of cash inflows is greater than present value of cash outflows, decision should be in the favor of investment कर लो। Let us see how we take capital expenditure, that is investment का डिसीजन। तो देखा जो है तो ये लीज वाले के तरह का ही एप्लीकेशन है। ये सब डिफरेंट एप्लीकेशंस है कि आप लोग जब काम करना शुरू करोगे, एनी वन ऑफ यू बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आप लोग कोई भी कंपनी के साथ काम करें, यू आर द मेजर डिसीजन मेकर। तो कैसे डिसीजन लोगे कि ये मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप लोगों में से अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनता है या कुछ भी बनता है तो ये सब चीज़ बहुत बहुत काम आएगी आगे चल के। सीए में यही सब तो बुद्धि लगाना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी करते हैं, चलो देख लेते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक ही तो बात है, आगे लीज वाला भी चीज़ क्या, उसमें भी यही सब बोलते हैं, इसमें भी एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं, पर डिफरेंट जगह जहाँ जहाँ यूज़ किया जा रहा है वो बातें बताई जा रही है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38, अ मशीन कैन बी परचेज्ड फॉर 50,000
ठीक है, 50,000 में मशीन खरीदना आज। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मशीन 12,000 करके देगा 5 साल के लिए। तो ऐसे अगर देखें तो 12 इंटू 5 तो 60,000 रुपये आ रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं सोचना है, क्योंकि 50,000 पे भी तो अगर बैंक में डालेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 12,000 पे भी इंटरेस्ट का फैक्टर आना चाहिए। अज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। ठीक है, चलो इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है, जो हमने अभी ऊपर लीजिंग में किया। ये जो 12,000 है, ये जो मुझे हर साल मिलने वाला है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किस परसेंट पे निकालेंगे, इस 10% पे निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर जैसे करते थे उस तरीके से इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगेन वील यूज द सेम फॉर्मूला विच वी वर यूजिंग इन द लीजिंग वन एंड वील कैलकुलेट। तो यहाँ पर यू आर सीइंग जो प्रेजेंट वैल्यू आया दैट इज 45,489.48। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, ये अब आप लोग खुद से कर लोगे, एक ही फॉर्मूला को बार बार करना है। ठीक है, तो अब ये बताओ इतना मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है क्या चीज़ का, क्या चीज़ का, वो जो मशीन मेरे को कमा के देगा। मशीन मेरे को क्या कमा के दे रहा है, मशीन मेरे को 12,000 रुपये करके 5 साल में कमा के देगा। तो उसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, उस समय क्या कर रहे थे, 12 इंटू 5 60,000। हाँ, अच्छा है प्रोजेक्ट, कैसे अच्छा है, वो तो 5 साल बाद 60,000 उसका वैल्यू होगा, वो भी इंटरेस्ट छोड़ के। अभी अगर उसका वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू तो ये है, 60,000 नहीं है, 45,000 समझ लो 500 रुपये है। पर आज की उसकी खरीदने की वैल्यू क्या है, आज की तो उसकी खरीदने की वैल्यू 50,000 है। तो गधे थोड़ी है कि खरीदेंगे, 50,000 खरीदेंगे और उसका वैल्यू जो मेरे को मिलेगा उसका आज का वैल्यू तो 45,000 रुपये है, तो नहीं खरीदेंगे। तो विच इज लेस दैन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन, देयरफॉर मशीन मस्ट नॉट बी परचेज। मशीन मस्ट नॉट बी परचेज क्यों, बिकॉज 50,000 तो आज के आज देना पड़ेगा, बट जो भी फायदा वो मेरे को नेक्स्ट 5 साल जो भी दे रहा है, 5 साल के लिए वो मेरे को दे रहा है फायदा, वो उसका आज का वैल्यू है 45,489 रुपीज़, जो आज का मेरा जो खर्चा उससे कम है। तो अगर खर्चा से कम हो तो वो हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, और अगर खर्चा से ज़्यादा हो, दिस इज आवर कॉस्ट, अगर उससे ज़्यादा हो तो ही एक्सेप्ट करना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि नहीं एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर, आप उसका भी डिसीजन ले सकते हो। अब आप समझ रहे हो, देखो इतना सा कॉन्सेप्ट पता होने से ना यू कैन से कि मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता हूँ। बताओ मेरे को, अपने पापा को जाके बोलना, पापा मुझे बताओ, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना आ गया है, बताओ आप कौन सा मशीन ये खरीद रहे हो, उसका क्या मिलेगा वैल्यू, कितना साल में मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि आज ये खरीदना सही है या नहीं है। इस टाइप के डिसीजंस आप ले सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, यू नो, छोटे छोटे इस तरीके के खुद से सम्स बनाओ, खुद से बनाओगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर मैं ये खरीदूं और इसका ऐसा 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 मिले तो क्या मुझे आज खरीदना चाहिए। ठीक है, और खुद से सॉल्व करोगे इस तरीके से, यू विल ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट लाइक दैट। कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझ में आ गया है, बट बाकी यू विल गेट द थिंग्स लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 39। वो भी कुछ ऐसा ही होगा। अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल वो मशीन चलेगी, 10,000 रुपया कॉस्ट कर रही है। दूसरी मशीन है 5 साल चलेगी, 8,000 रुपया कॉस्ट कर रही है। ओके, तो अगर दो मशीन में भी डिसीजन लेना हो तो भी इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900 एनुअली एंड सेकेंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 2200 एनुअली। Determine the preferred course of action assuming cost of borrowing is 10% compounded per annum। मैम अब ये क्या आ गया, अभी तक तो बताया जा रहा था कि कॉस्ट ऑफ इनफ्लो ये है या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज ये है, इनफ्लो आएगा पैसा जनरेट करके देगा। आप यहाँ पर तो लेबर एक्सपेंसेस बचाने का, ये नया कुछ आ गया क्या? कुछ नया नहीं है। मशीन इंसान कब खरीदता है? पहले क्या होता था कि वो जब हमें मसाले पीसने होते थे पुराने ज़माने में, तो वो लोग वो सील और उस पर पीसते थे। ठीक है, अब उसको उस मेहनत को बचाने के लिए तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया कि उतना नहीं पीसना होगा, बराबर उसमें घुमाओ हो जाएगा काम। तो अगर कोई मशीन आपका वो सील लोडर वो जो होता है उसका पैसा बचा रही है, तो एक तरीके से वो आपको उतना इनफ्लो दे रही है। ठीक है, तो कोई चीज़ का पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है।
ठीक है, पैसा बचाना इज इक्वल टू पैसा कमाना इन दिस केस। तो ये जो फर्स्ट मशीन लेबर एक्सपेंसेस सेव करिए ना, इसका मतलब ये आपको इतना एनुअली बचा के दे रही है, ये इतना एनुअली आपको इनफ्लो दे रही है। और सेकेंड वन जो है वो 2200 आपको बचा के दे रही है। ठीक है, तो कितने साल तक के लिए, देखो इसका कलर से करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। पहला मशीन जो है 7 ईयर्स है, 10,000 कॉस्ट है और 1900 रुपया एनुअली बचा के देगी। सेकेंड मशीन जो है 5 साल चलेगी, 8,000 रुपया दाम है, 2200 रुपया हर साल बचा के देगी। तो ये 2200 रुपया आपको 5 साल के लिए बचा के देगा और ये आपको 1900 रुपया 7 साल तक के लिए बचा के देगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताने कि ये मशीन बढ़िया है कि ये मशीन बढ़िया है। तो क्या करेंगे, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जितना वो बचा के दे रहे हैं और दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे, बस हो गया हमारा काम। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालने में तो हमें पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जैसे निकाले थे। तो प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो 1900 रुपया लेंगे, 1900 रुपया आ जाएगा हमारा पीरियोडिक पेमेंट या पीरियोडिक बोरोइंग, जो सेम बात है पीरियोडिक। और उसमें वो वाला हमारा जो 1 प्लस i to the power n minus 1 by i into 1 plus i to the power n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में n आएगा हमारा क्या, फर्स्ट वाले में n आएगा हमारा 7 ईयर्स और i क्या आएगा, i आएगा हमारा 10%। ठीक है, 0.1। और सेकेंड वाले में क्या आएगा, सेकेंड वाले में 5 साल है, सेकेंड वाले में 5 साल है तो n हो जाएगा 5 और बोरिंग कॉस्ट यही रहेगा 0.1। तो आपको दो फॉर्मूला मैंने दिया है, फर्स्ट वाले में जो पीरियोडिक पेमेंट है वो 1900 होएगा, उसके साथ में ये पार्ट लेंगे जिसमें 7 होगा n और 0.1 होगा i, और सेकेंड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो उसमें होगा 2200 रुपया आएगा और फॉर्मूला में n हमारा हो जाएगा 5, 0.1 एज इट इज रहेगा। तो दोनों को सॉल्व करो फिर बताते हैं हम लोग। वीडियो को अभी पॉज करिए और दोनों को सॉल्व करिए। चलो मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, इसको आप देख लो, इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और दोनों को निकालो। अब देखो फर्स्ट वाले का जो आंसर आ रहा है दैट इज 9250, यानी ये इसका जो पैसे बचा के दे रहा है, ये जो लेबर कॉस्ट बचा के दे रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू है, रुको इसको ग्रीन से नहीं करते हैं, इसको हम लोग ब्लू से करते हैं। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ये बचा के दे रहा है लेबर कॉस्ट ये सब का, उसका जो आज का वैल्यू है वो है 9250 रुपीज़। ये मेरे को जो भी 7 साल तक ये चलेगा ना, तो ये 7 साल में मेरे को जो भी बचा के दे रहा है उसका आज का वैल्यू है 9250 और आज का इसका खरीदने का वैल्यू क्या है 10,000 रुपया। यानी मैं लगाऊं इसके ऊपर अभी 10,000 रुपया और ये जो भी मेरे को फायदा देगा उसका आज का वैल्यू तो 9250 है। तो गधे थोड़ी है, ये वाला तो मशीन खरीदना ही नहीं चाहिए, दोनों को कंपेयर करने का क्या जरूरत है, मशीन ही नहीं खरीदना चाहिए वाला। तो अगर खाली ये ऑफर भी मेरे को मिलता तो ये मशीन तो खरीदना ही नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि 10,000 रुपया मेरे को अभी लगाना पड़ेगा और ये जो मेरे को 7 साल तक जो भी देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 से कम है, उसको तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए ना, तभी तो खर्चा करेंगे। तो ये तो मेरे को 750 रुपया और ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, 750 मतलब 10,000 माइनस 9250, ये तो 750 मेरा एक्स्ट्रा ही लग जा रही है, तो मेरे को उतना भी नहीं करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जितना लेबर कॉस्ट बचा रहा है प्लस वो 750 मेरे को और मेरे से खर्चा करवा रहा है। ठीक है, दूसरा मशीन का हमारा आंसर आ रहा है 8339.74। ठीक है, इसके आसपास का भी आंसर आपका आ रहा होगा, बट ऑब्वियसली ये 8,000 से ज़्यादा ही आ रहा होगा आपका। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट वाला मशीन का 10,000 से कमती आ रहा है, सेकेंड वाले मशीन का 8,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये 8,000 कहाँ से आया, ये 8,000 है इसका दाम, सेकेंड वाली मशीन का दाम देखो 8,000 है, तो इसलिए 8,000 से कंपेयर कर रहे हैं, और फर्स्ट वाली मशीन का जो दाम है वो 10,000 है, इसलिए 10,000 से कंपेयर करें फर्स्ट वाले को। तो 8,000 से ऊपर आ रहा है सेकेंड मशीन, यानी आज मेरे को 8,000 रुपये में ये मशीन खरीदनी है और ये जो भी मेरे को आगे फ्यूचर में जो भी बचा के दे रहा है, जो भी लेबर कॉस्ट बचा रहा है, जो भी इनफ्लो दे रहा है, उसका आज का जो प्रेजेंट वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाला है,
वो 8,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब मैं 8,000 इस पर खर्चा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे को जो भी दे रहा है उसका आज का वैल्यू 8,000 मेरा जाएगा, लेकिन आज का जो वैल्यू है वो 8,300 जो भी रुपए है, 8,300 अगर रुपए मैं पकड़ूं तो 300 रुपये मेरे को ज़्यादा दे रहा है जो मैं आज इसको खर्चा कर रही हूँ इसके ऊपर। तो ये मशीन बिल्कुल खरीदनी चाहिए। तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो सेकंड मशीन तो बिल्कुल ही खरीदनी चाहिए। और मेरे को अगर फर्स्ट वाले का खाली ऑप्शन भी मिला होता तो फर्स्ट वाला तो वी शुड हैव सेड कि नहीं, खरीदना ही नहीं है। तो एक मेरा नुकसान करा रहा है, एक मेरा 250 का नुकसान करा रहा है, 250 नहीं 750 का नुकसान करा रहा है, और एक मेरा अप्रोक्सीमेटली 339 का फायदा करा रहा है। तो मेरे को सेकेंड मशीन ही खरीदना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट वील कंक्लूड दैट कॉस्ट ऑफ द सेकेंड मशीन बीइंग 8,000, इफेक्टिव सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट कितना है 339 अप्रोक्सीमेटली जो मैंने बताया। तो हेंस द सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल। So now you know how to do capital expenditure का investment. This is more interesting. अब देखो आपको ऐसा लगेगा लीजिंग तो यार इतना ढंग से समझ में नहीं आता, ये तो समझ में आ रहा है। दोनों में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम। बस खाली लीजिंग में क्या था कि भाड़ा आ रहा था हर साल या हर महीने या जो भी, इसमें इनफ्लो आ रहा है। इसमें इनफ्लो अब इनफ्लो भाड़ा के तरीके से आए या फिर आपको गुड्स अप सेल्स करके जो आपको इनफ्लो है वैसे आए, एक ही बात है। कैलकुलेशन एग्जैक्टली दोनों में सेम है, राइट। तो आई थिंक टुडेज क्लास के लिए इतना इनफ है। और इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, परपेचुइटी देखेंगे, और क्या क्या हमारा बचा है देख लेते हैं आज। एनपीवी है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, एंड देन वी आर डन विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो इन सबको लेके ज़्यादा परेशान मत होना, ये सब एप्लीकेशंस है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। जिन लोग के लिए एन्युटी वगैरह नया है, जिन लोग ने पहले कर रखा है उनके लिए तो ईजी है, पर जिन लोग आज पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट डोंट गेट टेंस्ड अबाउट दिस। आपका जो सम्स आएगा एग्जाम में वो ऊपर के अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, इससे ही आएगा। इन एप्लीकेशन से आने का चांसेस काफ़ी कम है। सो वील नॉट बी टेंस्ड अबाउट दिस, फाइन। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। थैंक यू।